मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। ये शोकाज बहुत छोटी चीज़ है। मुझे तो वो कहें कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा। बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गई हुई है, ज़ातियात के इर्द गिर्द जो है ना सारी की सारी सियासत जो है घूम रही है। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की है, ये बात दुरुस्त है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नैब चेयरमैन जिनकी मुद्दत मुलाजमत अगले माह ख़त्म हो रही है, हुकूमत उनको 4 साल की तौसीह देने पर गौर जो है वो इस वक्त कर रही है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने रवा हफ्ते एक TV इंटरव्यू में नैब चेयरमैन की कारकर्दगी को सराहते हुए इशारा दिया है कि नैब चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें तौसीह पर मुशावरत हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कानून तकाज़ों को पूरा करते हुए या तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा या फिर कोई तरमीम लाई जाएगी। नैब चेयरमैन की तकर्री के लिए वैसे तो जो मुरवजा आइनी तरीका है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में मुशावरत होती है और इसके नतीजे में तैनाती होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और बिलखुसूस जो बाकी ऑपोजिशन है उनके जिस तरह के ताल्लुकात हैं, उस सूरत में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं नज़र आता। दूसरा ये है कि हुकूमती हल्के इसको एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मुफादात का टकराव जो है वो करार दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए बात कैसे हो जब वो खुद उसी इदारे के केसेस भुगत रहे हैं। अब चूंकि नैब चेयरमैन की कारकर्दगी की हुकूमत मुतारिफ है तो ज़रा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। नैब के मुताबिक जून 2017 से नैब ने 535.7 अरब रुपए की रिकवरी की है और मौजूदा हुकूमत के दौर में 527 अरब रुपए की ऑल टाइम हाई रिकवरी शामिल है। मौजूदा नैब चेयरमैन की इसी काम को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा रहा है कि तौसीह का फैसला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन जो कि नैब की कार्रवाइयों को इंतकाम और सारे एहतसाबी अमल को नैब न्याजी गठजोड़ करार देती है, उनका ये इल्ज़ाम है कि नैब चेयरमैन को हुकूमत ब्लैकमेल कर सकती है क्योंकि उनका एक जो वीडियो स्कैंडल है उसके बायस वो बहुत ईजिली ब्लैकमेल हो सकते हैं और इसीलिए ये तौसीह ज़ेरे गौर है। नैब की कार्रवाइयाँ चूँकि अपोजिशन की जानिब जो है वो ज़्यादा हैं और हुकूमती वज़रा और इत्तेहादियों की तरफ कम, तो ये एक ज़्यादा तासुर जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका वो एग्जांपल ये देते हैं कि मालब जब्बा BRT केस पर 2019 में कार्रवाई के वादे के बावजूद इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मालम जब्बा केस पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर मामला इदाराजाती इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी KPK को भी भिजवा दिया गया। BRT, पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी, आटा और चीनी स्कैंडल, ऐसे किसी केस पर पेशरफ्त नहीं होती जबकि ऑपोजिशन पर केसेस की भरमार है। ऑपोजिशन के ऐसे इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त है और इसलिए ऑपोजिशन ये समझती है कि चेयरमैन नैब को ओहदे पर बरकरार रखकर हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला जारी रखना चाहती है। सूरत हाल है क्या और नैब कानून में मुजवज़ा जो तरमीम है वो क्या है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो इरफान साहब से शुरू करती हूँ। इरफान साहब, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकती है और या जो तरमीम है उसकी तरफ जो है लॉ में अमेंडमेंट जो है वो की जा सकती है। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो ये ज़रा क्लियर कर दीजिए, तासुर ये कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस अगर लैप्स भी कर जाता है तो तब भी जो नैब चेयरमैन है, अगर मौजूदा चेयरमैन को तौसीह दी जाती है तो वही कंटिन्यू करेंगे। एक इस बात का बता दीजिए। दूसरा, जो ये अमेंडमेंट की बात की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जॉइंट सेशन को बुलाया जाएगा, तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं vis-a-vis कोर्ट्स? क्या ये दोनों चीज़ों पर अगर क्लैरिफिकेशन अगर कर दें थोड़ी। देखें, अगर हुकूमत चाहती है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इन्हीं को एक फ़्रेश टर्म दे दी जाए तो वहाँ पे तो कंसल्टेशन जो है वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के साथ होगी और वो कंसल्टेशन जो है सदर पाकिस्तान दोनों से करेंगे और सदर पाकिस्तान उसके बाद अपॉइंट कर देंगे। अब ये बात कि मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चूँकि केसेस हैं लिहाजा उनसे कंसल्टेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की तो पोजीशन जो है चेयरमैन नैब से बहुत बड़ी है। जब वो खुद लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, तो अगर वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन रह सकते हैं और अपने बाकी फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, तो नैब के चेयरमैन की तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी नहीं है।
तो लिहाजा एक लॉ में अगर एक चीज़ लिखी हुई है तो उसको ना फॉलो करना, ये इस तरह की एक बात करके जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इररेलेवेंट है। बिकॉज अगर आपने कानून में तरमीम करनी है तो फिर कर दें आप कानून में तरमीम के जी। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ केसेस होंगे तो उनको कंसल्ट नहीं किया जा सकता, और अगर उनके खिलाफ केसेस होंगे तो फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार भी अदा नहीं करेंगे। तो जब तक ये तरमीम कानून में नहीं आती, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनका एक बहुत अहम मनसब है और उसको किसी तरह भी कोई भी अंडरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में उसको एक बहुत ही अहम हैसियत जो है उनको हासिल है। अब दूसरी बात रही कि क्या इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस जो है उसकी ज़रूरत है कि जिसके तहत कि उनको एक फ्रेश टर्म दी जा सके मौजूदा चेयरमैन को। कतन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेश टर्म पे कोई ममानियत नहीं है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला किया था और कमज़ोर हुकूमतें जो हैं उस गलत फैसले को मिनवान तस्लीम करते हुए एक ऑर्डिनेंस लाना चाहती हैं। वो फैसला मेरे केस में किया गया था, क्योंकि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट एनआरओ केस में घबरा चुकी थी कि अगर ये इरफान कादिर अगर एनआरओ केस में आके तो ये वकालत करेगा और एनआरओ केस के फ्लॉज बताएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये महसूस कर रही थी कि किसी तरह से इरफान कादिर को यहाँ से हटाया जाए। और उन्होंने मेरी जो फ्रेश अपॉइंटमेंट 4 साल के बाद हुई थी एज प्रोसिक्यूटर जनरल, उसको तौसीक करार दे दिया था। मैं सारे दुनिया के सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूँ कि फ्रेश अपॉइंटमेंट तौसीक कैसे हो सकती है। वो बिल्कुल गलत फैसला था और ये हुकूमतों की कमज़ोरी है। और मैं समझता हूँ कि कोई मजबूत लॉ मिनिस्टर हो तो वो इसको ब्रश असाइड कर दे इस तरह के फैसले को। अदालतों को हरगिज़ आप इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आइन को और कानून को पामाल करे और उनके खिलाफ फैसले दे। अदालतें जो हैं वो ना आइन से मुबर्रा है, ना कानून से मुबर्रा है, ना आइन से अफजल है, ना कानून से अफजल है, बल्कि आइन और कानून के ताबे हैं। और जजेस ने ओथ उठाए हुए हैं कि वो आइन और कानून की पासदारी इस चीज का भी इस चीज का भी जवाब दे दीजिए। जो ये बात की जा रही है जॉइंट सेशन में, अगर ये जाता है जॉइंट सेशन में चला जाता है, वहां से पास हो जाता है, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि कोर्ट्स में अगर कोई चला जाता है, ऐसे ऑपोजिशन कह रही है कि हम लेकर जाएंगे इसको, हम इसके अगेंस्ट जो है वो मूव करेंगे, कोर्ट्स को मूव करेंगे, आप इसका फ्यूचर उस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं अगर ये किया जाता है? ये देखें, अगर ये वो जॉइंट सेशन में ले जा करके अगर कोई कानून साजी करना चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई ममानियत नहीं है। वो तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। और पार्लियामेंट को मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, दोनों को मिलकर पार्लियामेंट को मजबूत करना है, ना कि किसी फर्दे वाहिद को मजबूत करना है, ना कि किसी ऐसे इदारे को मजबूत करना है जहां पे कि एक अनइलेक्टेड शख्स बैठ के तो इलेक्टेड लोगों को जब चाहे वहां से उखाड़ के छाड़ करे। इस चीज को बंद करना चाहिए। सर, अगर ये चले जाते हैं, अगर ये पास हो जाता है जॉइंट सेशन से, और अगर ऑपोजिशन जो है जिस तरह वो कह रही है कि हम कोर्ट्स में जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या कोर्ट, अगर वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकता, इसकी स्ट्राइक डाउन होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अगर आप पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाते हैं और वो रीजनेबल भी नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है, वो कोहेरेंट भी नहीं है, और वो ड्यू प्रोसेस के भी मुताबिक नहीं है, और जैसे आपने कहा कि फर्दे वाहिद के लिए अगर एक कानून आप बना रहे हैं तो वो तो आउटराइट यानी आर्टिकल 25 से मुतसादम हो जाता है। जो डिस्क्रिमिनेटरी स्टैचूट है या कानून है, वो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसको विदस्टैंड नहीं कर सकता, और उसको स्ट्राइक डाउन कोर्ट्स कर दिया करती हैं, और कोर्ट ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस तरह के कानून को स्ट्राइक डाउन करने में। राइट, अली मोहम्मद साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ऑपोजिशन इस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जी वो तो आप सुन रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो की जा रही है नैब के इदारे की तरफ से, और सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, इस वक्त कोर्ट्स की तरफ से भी जो है वो इसी तरह की जो ऑनरेबल जजेस हैं वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का केस जो है वो हमारे सामने, उसमें क्या कहा गया, और अब ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर इनको तौसीह जो है वो देने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जो उनका वीडियो स्कैंडल है जिसका कहा गया, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उस वक्त कहा था, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, कि हम फोरेंसिक कराएंगे, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ये सूट करते हैं, जिस तरह आप अपोजिशन के अगेंस्ट इनको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और फिर कोई केसेस जो हैं जिन पे कहा था, खुद नैब चेयरमैन ने कहा था कि मालम जब्बा है, BRT है, रेफरेंसेस तैयार हैं, वो आज तक दे हैवंट सीन द लाइट ऑफ द डे, तो उस वजह से आपको सूट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा आपके वालिद साहब की फौतगी हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह आपको जो है सब्र जमील अता फरमाए। हमारी एक और भी एंकर खातून है सिस्टर शाजिया ज़ीशान साहिबा का भी सुना, उनके भी वालिद फौत हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। देखिए मैं एक बात से तो मैं उसूली तौर पे एग्री करता हूँ, इरफान साहब ने की है, मेरा अपना भी यही व्यू है कि कभी भी पर्सन स्पेसिफिक कवानीन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में और हमारे रिसेंट हिस्ट्री और इसमें ये बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आप एक्सटेंशंस भी देते हैं और अपनी मुद्दत पे रिटायर भी होने देते हैं। तो ये कोई गैर मामूली अमल नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो प्योरिस्ट हैं, जो प्योरिटन्स हैं, जो लीगल ज्यूरिस्ट हैं, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस लिहाज से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप अगर किसी शख्स की टर्म पूरी हो गई है तो आप उसको रिटायर होने दें और एक्सटेंशन ना दें, तो वो लोग इसको डिसएग्री करेंगे। और वो लोग जो समझते हैं कि अगर एक शख्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, हुकूमत उससे मुतमईन है, तो उसको आप एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। अब इसमें ये इल्ज़ाम लगाना कि खुदा न खास्ता जस्टिस साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं, मैं तो इस पे बात करना ही उनकी तौहीन समझता हूँ। इस तरह की बात एक जिम्मेदार आदमी के बारे में करना, अगर कुछ है तो कोई ले आए सामने। मैं तो वीडियो आई ना जिसपे आपने फोरेंसिक करानी थी। देखिए मैं तो किसी की जातियात पे जाने का कायल नहीं हूँ। जातियात नहीं है वो, उनकी जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इंटरट्वाइंड है। वो खातून के जो हस्बैंड है उनका केस था ना, तो इंटरट्वाइंड है। सो दैट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल जो मिसकॉन्डक्ट है वो भी आता है बीच में। जो उसका होगा वो तो अदालत वगैरह देख लेगी, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का मुझे नहीं समझ आती। एक नुक्ते पे मैं इरफान साहब से, हालांकि सीनियर है मेरे लॉ में, मेरे से बहुत ज्यादा मेरे से जानते हैं, मुझे तो ज्यादा इल्म नहीं है, मैं उससे एक नुक्ते पे डिसएग्री करूंगा और एक वैसे ही अज़राए तफन्नन बात करूंगा। वो पहले कर दूं कि किसी को भी दुनिया में शिकायत हो, उनको तो हो सकती है, आज की अपोजिशन को कैसे हो गई? क्योंकि इनको नॉमिनेट करने वाले, इनकी रिकमेंडेशन देने वाले तो ये दोनों जमातें थे। उस वक्त मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, खुर्शीद शाह साहब जो है वो अपोजिशन लीडर थे, शहबाज साहब जो हैं वो भी इन पिक्चर होंगे लाजमन अपने बड़े भाई के साथ, और ज़ाहिर है बिलावल साहब और ज़रदारी साहब भी। अब यहाँ पे एक नुक्ता ये है कि एक शख्स तब तक तो बहुत अच्छा है जब मैं उसको नॉमिनेट कर लूं, लेकिन जिस लम्हे उसके नीचे इदारा जो काम करता है, उस इदारे ने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया, वो बड़ा बुरा हो गया। जैसे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है साहब, चले आप उसको इंटरप्रेट करें जिस तरह भी आपने करना है। मैं तो उस वक्त इस पे बात कर रहा हूँ, उस पर भी आ जाएंगे अगर आपने उस पर करनी है। मैं तो उस पर दूसरा नुक्ता भी मैं पेश करूंगा कि जरदारी साहब और मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की बात में कर रहा हूँ, तब तक तो बड़े अच्छे थे जावेद इकबाल साहब जब उन्हें नॉमिनेट किया, लेकिन जब उनके खिलाफ केस स्टार्ट हो गए तो अभी दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं, तो आपने खुद ही उनको लगाया है, अब भुगतें अगर वो कानून के मुताबिक काम करें। एक नुक्ते से मैं नहीं एग्री करता इरफान साहब के, उन्होंने फरमाया बिल्कुल अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा ओहदा है और अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो बहुत जिम्मेदारी वाला ओहदा है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें तो यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स, आप नहीं कर सकते। एक नैब का चेयरमैन है, उसका टोटली डिफरेंट काम है, और एक और भी ये खुद भी इसको जानते हैं। मैं तो, मुझे तो शर्म आ रही है इनको ये बात करते हुए, क्योंकि जाहिर है हम तो सीनियर से सीखते हैं कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, कि अगर एक नैब के इदारे ने उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए हैं करप्शन के, और अगर जावेद इकबाल साहब के खिलाफ, सुने मेरी बात, अगर वो जावेद इकबाल साहब के खिलाफ उनकी जमात पब्लिक ना हुई होती और उन्होंने सिर्फ इदारे के खिलाफ अदालत में केस किए होते तो फिर भी कोई जवाब था। जब शहबाज साहब और उनकी जमात जावेद साहब के खिलाफ पब्लिकली उनके खिलाफ उन्हें बातें कर चुके हैं, तो अब कैसे जावेद साहब जो है का फैसला या नायब चेयरमैन का फैसला, उस ओहदे का फैसला आप उनसे करा सकते हैं? ये तो फिर सुकम है ना, आइन में सुकम है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। मैं जरा, चले आपका पॉइंट आ गया, इस पे बात करें, लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे मेरे ऊपर खुदा ना खास्ता या आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई। मैं जरा इरफान साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा आपकी तरफ आती हूँ, पहले मैं जरा मैं राज साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ठीक, अली भाई आपका पॉइंट आ गया। किस एसएचओ के मुस्तकबिल का फैसला यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन। अच्छा चले, मैं आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये कानूनी सुकम है और उसमें आपको जाहिर है आइन और कानून को जो है वो बदलना होगा। अगर आप बदल लें तो ठीक है, फेयर इनफ। मैं ज़रा रान साहब की तरफ चलती हूँ। रान साहब, बकौल अली साहब के स्टेलर परफॉर्मेंस है नैब चेयरमैन की, कोई इसमें जो है वो कहीं से जो है वो कह रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो वीडियो स्कैंडल है उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत बात करते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज प्रोफेशनल इश्यूज़। तो आप क्या कहेंगे?
देखिए मेरा ख्याल बड़ी तफसील से दोनों मेरे जो साथी हैं उन्होंने बात की, इरफान कादर साहब ने लीगल साइड बड़ी कवर की, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह का कोई एक्सटेंशन किसी को दी हो, या क्योंकि एक ऐसा होता जो कंसेंसस से लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने मिलकर करना है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो ही ख़त्म हो जाती है अगर ये अदरवाइज कोई फैसला करेंगे। स्पेशली ये चेयरमैन की जिसकी इतना कंट्रोवर्शियल है जो आपने बात की, उसका टोटल है, उसका जो कंडक्ट है वो टोटली कंट्रोवर्शियल है। उसमें कोई बंदा नहीं हो, किसी से पूछ लें कि वो काम कैसा कर रहा है, वो कहेंगे जी एंगुलर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वन साइडेड हो रही है। और जो बंदा पहले ही इस तरह गवर्नमेंट के साथ ब्रैकेट हो गया हो, उसको मेरा हाल है इस तरह करेंगे तो और ज़्यादा उंगलियां नहीं उठेंगी, बल्कि मेरा हाल है हाथ खड़े लोग कर देंगे। तो वो तो मेरा सीधी सीधी बात है, मालूम जब्बा हो, BRT हो, मेरा बेशुमार लंबी लंबी दवाइयों का स्कैंडल हो, सब वहाँ रेफर हुए हैं। NLG का हो, उन्होंने नोटिस भी लिए हुए हैं खुद ही, कोई वीड का हो, ये सारे स्कैंडल पड़े हुए हैं। लेकिन वो जो टारगेट किया हुआ है वो अपोजिशन को किया हुआ है। तो ये मेरा हाल ये चीज़ें हैं। बाकी इनका आर्गूमेंट आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ये बात मैं कहता हूँ जो इन्होंने कहा हुआ है ना PTI वालों ने, इनके मुंह को वापस आ रहा है। अभी ये बात करते थे, ये चेयरमैन इन्होंने लगाया जी, चेयरमैन इन्होंने लगाया, अब इलेक्शन कमिश्नर तो इन्होंने लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके मुतल्लिक हमसे ने तो वो बात ही नहीं की कि नैब को हम आग लगा देंगे। इन्होंने तो कहा हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे। ये एक कोई और ही मखलूक मुसल्लत हुई है पाकिस्तान पे, इस PTI की जो शक्ल में हुकूमत कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा के लिए ऐसे काम मत करें जो आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ऐसी आप रवायत छोड़ के जा रहे हैं कि जो बड़ी मुश्किलात आएंगी। एक्सटेंशन दें और ऐसे बंदे को एक्सटेंशन दें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी परफॉर्मेंस जो है, मैं फिर बात आ रही है, हमने PSC में 480 अरब रुपया रिकवरी की है 3 साल में, और वो टोटली 100% एक्सचेकर में गवर्नमेंट का पैसा जमा वहां कराया है। और उससे ये नहीं हमने 2%, 10%, 20% जिस तरह ये लेते हैं नैब वाले। और इनकी जो 500 कितनी रिकवरी आप कह रहे हैं, उसमें मैं 50% वो है जो हाउसिंग का लोन का है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, डबल शाह का पैसा है, लोगों का पैसा लेके वापस दे दिया और अपने खाते में रिकवरी डाल ली। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी लंबी बातें हैं और अपने अकाउंटेबिलिटी कराने को तैयार नहीं। जो अकाउंटेबिलिटी का सरबराह है जब भी बुलाती है PSC कि भाई आके अपना हिसाब दें, जो आपने गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं उसके खर्च किस तरह आपने किए हैं, वो कहता है मैं नहीं आना, मैं अनटचेबल हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी ये कर रहे हैं, ना तो ये इस वक्त कोई कानून कह दे की कोई हैसियत है, ना इनकी हैसियत है, ना पार्लियामेंट की हैसियत है, पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आइन में शिक दी हुई है, उसकी स्पिरिट को इस तरह ट्विस्ट कर देना अपने मकसद के लिए कि जी वो, लेकिन वो तो कहते हैं आपने शिक इसलिए डाली है क्योंकि आप लोग 18वीं तरमीम में ये चीज़ इसलिए ऐड करना चाहते थे, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि आप लोगों का हमेशा से मुकमुका था और आपको पता था केसेस आप दोनों के अगर बनेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उधर से वो बचा लेंगे, अगर उनकी हुकूमत होगी आप बचा लेंगे, आपकी हुकूमत होगी वो बचा लेंगे, तो यू विल सेव ईच अदर्स, यू क्विड प्रो को चलेगा। सबसे ज़्यादा इनका प्राइम मिनिस्टर जो है अली मोहम्मद खान साहब का, वो एक ही रट लगाता है कि जी हमने तो केसेस ही नहीं बनाए इन पे। आप जरा मेरी गौर से बात सुनो, ये तो केसेस पीपल्स पार्टी पे इन्होंने बनाए हैं, नून वालों ने, और नून के केसेस पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। ये आप उठा के देख लें कि हमने तो बनाया, एक केस भी नहीं अभी तक बनाया, ये कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर। तो ये किस तरह हो गया कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते थे, ये किस तरह, इसका मतलब है चलें कि अगर दूसरी मैं एक आर्गूमेंट देता हूँ, अगर इसलिए लगाया था चेयरमैन नैब को तो इसका मतलब है कि ही इज कम्प्रोमाइज पर्सन, कि वो मैनेज हो सकता है, इसलिए हम लगाया था ना कि हमारी ना अकाउंट, हम मिलकर लगा रहे हैं, ना उनकी करना ना हमारी अकाउंटेबिलिटी करना। इसका मतलब है कि आप कैसे समझ गए ना कि अगर इसका मतलब क्या सोच के ऐसा बंदा हमने लगाया PPP ने और नून ने कि जो मैनेज हो सकता था, जो अकाउंटेबिलिटी करे ही ना।
तो जो ये कर सकता है अकाउंटेबिलिटी ना करे वो गलत काम दूसरे। चलें, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा इरफान साहब की तरफ चलती हूँ। इरफान साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, फिर मेरा आपसे सवाल भी है वीज़ा वी नैब चेयरमैन का इस वक्त जो बात हो रही है, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या आप समझते हैं? जी जी बोलिए। जी जी इजाजत प्लीज प्लीज। पहले मैं वो अली मोहम्मद साहब की दो चीज़ों का जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज। गालिबन उनका ये ख्याल था कि मैंने कोई जस्टिस जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ बात की है कि उनको चेयरमैन नैब नहीं होना चाहिए। तो मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा कि उनको नहीं होना चाहिए या उनको होना चाहिए। ना मैंने उनके कोई हक़ में बात की है ना उनके ख़िलाफ़ किया। मैंने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो हों तो फिर लॉ में कंसल्टेशन है। और अली मोहम्मद साहब ने कहा है कि कंसल्टेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो इन हिज ओन कॉज वाली बात जो है ये उस सूरत में तो आएगी कि अगर वो ये कॉज छोड़ के किसी और को ये मनसब दे दें। लेकिन अब चूंकि वो पर्सोना डेजिग्नेटा है इस चीज़ में और वो ये मनसब किसी और को दे नहीं सकते, तो यहाँ पे वो जो प्रिंसिपल की वजाहत कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिकूजल कहते हैं, जिसके तहत के एक बंदा जो समझे कि ये मेरा अपना कॉज है तो मुझे इसमें नहीं बैठना चाहिए, तो बावजूद उसके कि वो इस तरह समझे भी लेकिन वो पर्सोना डेजिग्नेटा हो तो फिर उसका बैठना लाजमी होता है। वो उसको छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि उसको बाय नेम किया गया, उसके अलावा और कोई शख्स बैठ नहीं सकता। ये दो बातों की मैंने वजाहत करनी थी। अब आप मुझसे पूछिए। आप अच्छा जो सर एक चीज़, एक तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि ये सेटल्ड लॉ है कि एक शख्स जिसका मॉरल कॉन्डक्ट जो है वो क्वेश्चनेबल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो तो खैर इस वक्त इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा, हुकूमत ने कहा था इन्वेस्टिगेट करेंगे लेकिन नहीं हो रहा, तो वो इस तरह की जो हाई ऑफिस अपॉइंटमेंट है उसके लिए कंसिडर नहीं हो सकता। एक इसको ज़रा बता दीजिए। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि मतलब हमारे पास और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द रीज़न कि हुकूमत इसी नाम पे जो है वो बज़ेद है? क्या ये तक़वियत नहीं बख्शता उन सारे जो एलिगेशंस हैं जो अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं कि क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जो है वो अपोजिशन पर है? और ये सिर्फ अपोजिशन नहीं, जस्टिस खोसा ने ये बात की, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ी का जो केस है वो हमारे सामने है, उसमें क्या जो है वो रिमार्क्स आए। तो सारी चीज़ें देखिए, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह का इल्ज़ाम चेयरमैन नैब पे वन साइडेड हमें इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि हमें चेयरमैन नैब को मौका देना चाहिए कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके बयान करें। और मैं ख़ुद हमेशा से इसी चीज़ की तायद करता हूँ कि हमने किसी को भी अनहर्ड कंडेम नहीं करना। और इस वक्त चूँकि ये कंट्रोवर्सी है और एक शदीद कंट्रोवर्सी है, मैं समझता हूँ बेहतर होगा कि चेयरमैन नैब खुद आके इस चीज़ की वजाहत कर दें जो कि उन पे एक। लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, वो खुद वजाहत कर नहीं रहे, हुकूमत इस पे कोई काम कर नहीं रही और फिर उनका नाम जो है दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है व्हाट इज दिस, यू नो, वो एक तरफ जो है वो एक डायरेक्शन में लगता है। मैं नहीं समझता कि वो वजाहत नहीं करना चाहते होंगे। मीडिया उनके पास अभी शायद गया ही नहीं वजाहत लेने के लिए। अगर मीडिया जाएगा मुझे यकीन है कि वो वजाहत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बॉटलनेक बन गया उनके लिए कि उनके अपने मफाद में है और कौम के मफाद में है कि वो वजाहत कर दें ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल जो है वो कौम के सामने आ जाए और वंस फॉर ऑल इस पर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन करे। लेकिन उनको वजाहत का मौका ज़रूर दें। ये बड़ी ज़्यादती है कि हम लोग किसी का वर्शन नहीं सुनते और उसको फिर कंडेम कर देते हैं। ये खुदारा ना किया जाए। सर माजरत, उनकी आए दिन प्रेस रिलीज आती है, उनके इदारे की आए रोज़ आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें कौन उनको रोक सकता है? तो बड़ी माजरत के साथ ये तो नहीं हो सकता कि उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। आज वो किसी जर्नलिस्ट को बुला करके मैं इस पर वजाहत देना चाहता हूँ, कौन रोकेगा उनको? सर ये आप ठीक कह रही हैं, अच्छी बात है कि वो वजाहत दे दें, ये अच्छी चीज़ होगी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ठीक। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये जो बात बार बार ऑपोजिशन की तरफ से भी आ रही है कि क्या वजह है आपको और कोई नाम नहीं मिल रहा और कोई यहाँ पे लॉ मेकर इस तरह का नहीं है या कोई इस तरह नहीं है जिस पे आप जो है वो डिपेंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो क्रेडिबल है, ये एक ही नाम क्यों कंसिडर हो रहा है? जी देखिए, एक तो मैं दोबारा मैं भी एक वजाहत कर दूं कि मैंने ये कभी सजेस्ट नहीं किया कि इरफान कादिर साहब ने नायब चेयरमैन की मुखालफत की है। मैंने सिर्फ उनको उस नुक्ते की वजाहत जो मैं बेहतर समझता था मैंने की
कि शहबाज शरीफ साहब पे चूंकि नैब के केसेस हैं तो शहबाज साहब को ये इख्तियार देना कि वो नैब चेयरमैन की तकर्री में अपना एक किरदार अदा करे कि क्या जावेद साहब को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें जाहिर है उनका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। हो सकता है वो आज़ादाना फैसला करें, मुझे नहीं पता उनके दिल का हाल, लेकिन बज़ाहिर यही होता है कि जब आपका किसी मसले में इतना सीरियस आपकी एक इन्वॉल्वमेंट हो तो आप अपने उससे एक अखलाकी तौर पे दूर हो जाते हैं। और इस बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि शहबाज साहब की जगह, जिस तरह प्रेसिडेंशियल डिबेट की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कौमी असेंबली में, कि नॉर्मली ट्रेडिशन ये रही है कि अपोजिशन लीडर उसको स्टार्ट करता है, लेकिन ये भी देखा गया कि अगर वो नहीं थे तो उन्होंने अपना डेलीगेट किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ हालात में आप उसके लिए गुंजाइश निकालने की तरफ जा भी सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने या तनवीर साहब ने, खुद भी उनके सीनियर तरीन लीडर हैं, मेरे ख्याल में तो शायद इन्होंने ये डिबेट शायद इन्होंने या ख्वाजा साहब ने स्टार्ट की थी। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जिसमें डायरेक्टली उनकी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो उस पर ज़रूर बड़ा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या वो उस तरह से आज़ादाना फैसला कर सकेंगे। आईनी जिम्मेदारी तो ये भी है कि आप एक आज़ादाना फैसला करें और अपनी ज़ात को एक साइड पर रख के फैसला करें, क्या वो उस तरह कर सकेंगे, ये एक वक्त साबित करेगा अगर वो मौका कभी आया। अब जहां तक जावेद इकबाल साहब के हवाले से ये ताल्लुक है, दोबारा मैं एक और भी बात कर लूं कि मैं दूसरी बार इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि मैं ज़ातियात पे को टच करना मैं अच्छा नहीं समझता, आप भी अच्छा नहीं समझते। हाँ, अगर उसके खिलाफ जिनका कोई इशू है, अगर वो अदालतों में गए हैं तो अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं, वो अपना फैसला करें। लेकिन जो उसमें पार्टी है, ब्रेक पे जाना है मुझे, मैं सिर्फ एक चीज अगर इजाजत दें मुझे अली भाई, ये एक चीज मुझे परफॉर्मेंस का ताल्लुक है उसमें एक बात मैं करूंगा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा रिकवरी होनी चाहिए, हालांकि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन हमारी तो तवक्कुआत से ज्यादा है कि बहुत ज्यादा। अली भाई ये मुझे बताइए, लेट्स सपोज पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और इदारे, अच्छा अली भाई अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती और बीआरटी का केस होता या मालम जब्बा का केस होता जिसपे कोर्ट्स कह रही हैं कि आप इसको जारी सारी रखें, लेकिन चेयरमैन नैब जो है या नैब का इदारा जो है वो उसको बंद करके और उसको इदारा जाती जो है वो उसमें खाते में डाल दें, तो आप क्या कहते हैं? आपको ये नहीं लगता कि नैब का जो सारा फोकस है वो अपोजिशन पे, क्या वजह है कि आपके केसेस जो हैं उन पे कोई नैब का फोकस नहीं है? क्या मैं ये नहीं कह रही, ऑब्वियसली अब आप ये मुझे आगे से कहेंगे कि ये नैब का प्रेरोगेटिव है, इंडिपेंडेंट इदारा है, बट जिस तरह आप इस वक्त सीईसी पे जो है वो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट डू यू फाइंड दिस अ टैड बिट स्ट्रेंज कि ये हो क्या रहा है? ये बड़ा आसान होता है इस तरह हम बैठ के और हाइपोथेसिस ड्रॉ करें, और अगर ऐसा ना होता वैसा होता, अगर उस तरह होता। देखें, हाँ, हमारी जो तरीके इंसाफ है, हम ही वो जमात हैं जिन्होंने इश्यूज पे स्टैंड लिए हैं, और हमारी ही वो जमात है जिसकी अपनी हुकूमत में अपने ही लोग जेलों में गए हैं। इनकी कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। हमारे अपने ही जनरल सेक्रेटरी जो है वो ओहदों से फारिग हुए, हमारे अपने ही चीनी स्कैंडल की एग्जांपल आपके सामने है, हमारे पेशावर से लेके 2013 से लेके अभी तक अपनी हमने चीनी स्कैंडल पे ना जाए अली भाई, चीनी आजकल 120 की बिक रही है। क्यों ना मैं जाऊं, क्यों मैं ना जाऊं उस पे? सर इसलिए ना जाए क्योंकि उसमें आप फंसेंगे ना, उस पे मत जाएं। चीनी स्कैंडल में क्या आपने किसको सजा किसको मिली है अभी तक? चलें, आपका प्रोग्राम है, लेकिन मुझे अपनी बात का जवाब देने दें। जरूर। देखें, हमारी वो जमात है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10-15 के करीब को एमपीएस को जो है करप्शन पे फारिग किया। अब आप लोग कहेंगे कि दैट वाज द लास्ट लेग ऑफ आवर गवर्नमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा 2018 में, लेकिन हमने किया। उसमें सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी भी थी, वो जो थे कौमी वतन पार्टी के, उनके खिलाफ भी आई थी, उनको तो आपने ओहदा दे दिया। हमारे अपने फारिग हुए, इन्होंने कभी अपना जो है कोई क्लास 4 कोई अपना जनरल सेक्रेटरी काउंसिल का नहीं फारिग किया। कौन से एहतसाब की बात करते हैं? चले ठीक है। जहां तक चीनी स्कैंडल की बात है, इसकी भी हमें कोई ना बताए कि हमारे इंतहाई अहम तरीन आदमी जो है वो अपने ओहदे से, जिम्मेदारियों से फारिग हुए, और आज देख लें कितना वो डिस्टेंस है। हमें कौन से ओहदे से, किसकी बात कर रहे हैं? जेलों में जहांगीर तरीन साहब की, जिसकी मैं बात करूं आपको अच्छी तरह पता है। तरीन साहब के पास तो ओहदा कोई था ही नहीं। आज आप, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप कह रहे हैं, आप कल तक कहते थे उनके पास कोई ओहदा नहीं है, आज आप कह रहे हैं ओहदे से फारिग हुए। कौन सा ओहदा? हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे जिम्मेदार आदमी थे, हमारे पार्टी के मेन लीडर थे, इमरान खान साहब के जो सारे, चले आज आप कम से कम मान रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग वो कर रहे थे विज़ावी एग्रीकल्चर एज वेल। अच्छा, मुझे एक छोटी सी कर रहे थे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, किसी की अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं हुई है।
इरफान काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट के लिए टाइम निकाला। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो PMLN की अंदरूनी इस वक्त सियासत क्या हो रहा है वहाँ पे, कहाँ जा रही है, उस पर बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब मीडिया पर नून के बयानियों या मुखालफिन की तरफ से नून और शीन की बात होती थी तो नून लीग इसका इनकार करती रही। अब पार्टी में शशोपंज मीडिया की जंग में बदल चुका है। मियां जावेद लतीफ़ के रिमार्क्स और इसके बाद शो कॉज नोटिस के मामले पर नून लीग की जो तकसीम है वो इस वक्त हमें खुलकर सामने नज़र आ चुकी है। शहबाज कैंप और मरियम कैंप की मुठभेड़ का नतीजा क्या निकलेगा और इसका नून की सियासत पर कोई असर क्या पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मरियम का बयानिया हार गया जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में शहबाज शरीफ का बयानिया जीत गया। क्या ये बात दुरुस्त है और क्या यही वजह है कि अब पार्टी में मफामती ग्रुप मज़ामती ग्रुप पर गालिब नज़र आता है? क्यों नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ लोग अगला इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते? तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इसका बाकायदा गुफ्तगू का इस सेगमेंट का आगाज़ करने से पहले सुनवाना चाहती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमाते हैं इस पूरे इशू पर। ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर राना साहब से शुरू करती हूँ। नवाज शरीफ ने किस तरह राजी होके मुझे ये शोकाज नोटिस पे राजी हुए होंगे इसका मुझे अंदाजा है। ये शोकाज बहुत छोटी चीज है। मुझे तो वो कहें कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा। मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, मेरी फ्रेंडशिप है शहबाज शरीफ साहब से। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि नवाज शरीफ नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे अगर जमात के अंदर शायद या बाहर तो तकलीफ होनी है, मगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस शोकाज की वजह से शायद मैं बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकूंगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है ना कि पार्टी के सीनियर रहनुमा है जिनको शोकॉज देने के हवाले से बात की गई थी, पार्टी में ये बात हुई है कि उनको भी शोकॉज दिया जाए। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा राना साहब, नवाज शरीफ साहब के आने से किसको जो है वो जमात के अंदर तकलीफ हो रही है? कौन है वो जिसको तकलीफ हो रही है जो इस वक्त जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं? देखिए, इन बातों का तो वो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी जमात की पूरी जमात की एक एक्चुअली हमारे कायद है, हम चाहते हैं वो हम में हों, यहाँ लीड करें और पार्टी की जो थोड़ी सी मुश्किलात में है, मुश्किलात नेचुरली अगर कायद इधर होंगे तो बेहतर तरीके से हम जो अपने मामला आगे लेके चल सकेंगे और हमारी पार्टी को मजबूती और भी स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि उनके जो सेहत का मसला है या उनके हेल्थ इश्यूज हैं वो वहाँ उस पर भी पार्टी का कंसर्न है। तो ये पार्टी का फैसला है। जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाएं या डॉक्टरों को जांच ना दें उस वक्त तक वो अपना उधरी इलाज पे। अच्छा राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी शो कॉज देने की बात हो रही थी या वो अंडर डिस्कशन था? जिस तरह अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी चाहते थे शहबाज शरीफ साहब के उनको शो कॉज दिया जाए। इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। मुझे लाइल्मी का इजहार मैं कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली मुझे ना इस शो का पता है ना कभी अगर डिस्कस हुआ है तो मैं उसमें नहीं हूँ। मैं आपको ये टीवी पे बता रहा हूँ और शायद साहब का भी मुझे बिल्कुल इल्म ही नहीं, बल्कि मैं तो उसकी तो तरदीद करूँगा क्योंकि उसका तो मुझे शाबा तक भी नहीं। लेकिन इस चीज़ का तो मैंने वो देखा है व्हाट्सएप पे, जो हमारा एक पेज है उस पर आया तो मैंने देखा, तो उसमें ये शो का मैंने देखा। तो उससे पहले तो मुझे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। इन बातों का बेहतर जवाब जो ये बातें कर रहे हैं लोग या ये वही बता सकते हैं कि किसको तकलीफ है किसको। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं वो ये इस वक्त उनकी तरफ से जो खबर आ रही है जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से कि जो शो कॉज होगा उसमें अगर बात होगी तो जो आपके भी रिमार्क्स हैं उनको भी जो है वो लाया जाएगा। जैसे आपने शाहिद साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए वगैरह वगैरह, वो आपको भी कह रहे हैं कि आपकी भी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट डिस्कस होगी, जो शो कॉज का जवाब दिया जाएगा।
नहीं तो बिल्कुल वो अगर कुछ देना चाहता है तो दे। मैंने शायद साहब के मुतल्लिक अपनी कोई ऐसी डिसिप्लिन में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो तो प्रेसिडेंट के मुतालिक बात हुई थी, तो मैंने कहा हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एज लॉन्ग ही इज प्रेसिडेंट। मैं अब भी कहता हूँ कि उनके मुतालिक किसी को नीचे बात करने की उनके बहुत इस तरह नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है नहीं, वो शायद साहब का मसला है, मेरा मसला है, उसमें कौन सी बात है, उसमें पार्टी वाली नहीं बात। वो अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो 1000 नहीं 1 लाख दफा करे, 1 लाख नहीं करोड़ दफा करे। मुझे तो 1% भी नहीं, क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ। असाइनमेंट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, मैं तो कहता हूँ कि वो एक बेगैरत और बेज़मीर शख्स होता है जो असाइनमेंट की कोई लेता है या असाइनमेंट की कोई बात करता है या असाइनमेंट पे कोई काम करता है। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि वो तो लोग पैदाइशी तौर पे गलत होते हैं। तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि पार्टी में इस किस्म का इंतशार फैलाने की क्यों कोशिश की जा रही है कि पार्टी मुतहद है, यकजा है, कायद के पीछे है और उसी डायरेक्शन पे है जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, एक साफ शफाफ इलेक्शन और सिविलियन सुप्रीमेसी और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, पासदारी के लिए। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सब लगे हुए हैं उस पर। ठीक, अच्छा तैमूर साहब की तरफ चलती हूँ। तैमूर साहब, इससे जो अब ये नून लीग में जो कहा जा रहा था नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की जा रही थी, उसमें यह था कि आपकी पार्टी और तहरीक इंसाफ का चांस बिलखुसूस पंजाब से जो है वो बन जाएगा, पंजाब में आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी पंजाब से? पंजाब में बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस रही है डिस्पाइट नून लीग के अंदर जो इंतशार चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए जी, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे पंजाब में काम कर रहे हैं, साउथ पंजाब में भी, उसके अलावा बाकी जगहों पे भी। और आपने देखा होगा हमारे जो आसिफ ज़रदारी साहब हैं, ही हैड गॉन टू पंजाब एंड ही मेट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स जो आज बैठे हुए हैं पीटीआई के एलाइज बनकर। वो भी चाहते हैं कि वो अगली इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के लड़ें। और जो बहुत सा हमारा जो पीएमएलक्यू की तरफ इशारा है आपका? जी, हमारा आई डोंट वांट टू नेम इट, पर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि वो हमारे साथ अगला जो आने वाला इलेक्शन है हमारे साथ कोalition में आए। हमारे पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वी विल बी गेटिंग मेजॉरिटी सीट्स। देखें, बात करनी चाहिए डॉक्टर साहबा जो फैक्चुअल बात हो। अगर आप फैक्चुअली बात को करेंगे तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि पीएमएल नून का अभी वोट बैंक वहां पर है और पीएमएल नून ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से पीटीआई का तो अब किस्सा मुक चुका है, ना कि सिर्फ सिंध से पर पंजाब से भी। तो मेरे ख्याल से आने वाली गवर्नमेंट या तो पीएमएल नून बनाएगी या फिर पीपल्स पार्टी और उसके कोalition पार्टनर्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अली साहब, आप इस पे क्या आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, बिकॉज आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है टूट फूट बहुत ज़्यादा है पीएमएलएन के अंदर, लेकिन जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड में पीएमएलएन की परफॉर्मेंस रही है वो ठीक है, उनके अंदर जो है इंतशार है, बट डिस्पाइट दैट द पार्टी इज़ यूनाइटेड। और आपकी परफॉर्मेंस उस तरह बिलखुसूस पंजाब में बहुत मतलब मायूस कुन रही है एज़ कम्पेयर टू पीएमएलएन। तहरीक इंसाफ इस हालिया इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात के तौर पे आई है, कौमी जमात के तौर पे उभरी है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी कौमी जमात का टैग था, अब उनके पास नहीं है। इंटीरियर सिंध की जमात एक तरह से वो बन के रह गई है। ज़रूर इस बात पे सोचें कि पंजाब जो कभी पीपल्स पार्टी का किला या गढ़ हुआ करता था, क्या हुआ? क्या एक हुकूमत करके, हुकूमतों में तो जमातें मजबूत होती हैं लेकिन हुकूमतों में जमातें ख़त्म भी होती हैं। जो जमातें अपने नज़रिए पर खड़ी नहीं रहती वो हुकूमत में आने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी उसकी एक मिसाल है कि वो ख़त्म तो नहीं हुई, ना मैं कभी चाहूँगा कि कौमी जमातें ख़त्म हो, लेकिन वीक बड़ी हुई। सोचें कि जो काम ज़ियाउल हक साहब नहीं कर सके वो जरदारी साहब की एक टर्म किस तरह कर गई, वो ज़रूर इस बात पे वो भी सोचें, हम भी सोचें। और जो बुज़दार साहब कर रहे हैं जरा उस पे भी आ जाएं। नहीं, मुझे पहले अपना जवाब पूरा करना। जी प्लीज। कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, सीटें किसी इलाके में कम किसी में ज्यादा, लेकिन सिंध में हम पीपल्स पार्टी से बरसरे पैकार हैं, वहाँ हमने वहाँ सीटें ली हैं। बलोचिस्तान में हमारी क्वेटा से सीटें आई हैं, हमारी पंजाब से आई हैं। हाँ, मुल्तान, लाहौर और पिंडी में हमें जो है मसाइल का सामना रहा है, उसमें कुछ हमारे अपने भी इश्यूज हैं, लेकिन ये भी मत भूलें कि टैली क्या कहती है, 2015 से 2021 में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सीटें कम की हैं, हमने जो है बढ़ाई हैं। और आखिरी बात यह है कि देखें,
मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस सूरत हाल की जो है वो दो चार है, वो उसने होना ही था। वो जो नैरेटिव लेके चले थे, आपका जो अपर पंजाब है उस नैरेटिव के साथ कभी नहीं गया, मुस्लिम लीग नून कभी नहीं गई। आपका अपर पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब से तो उन्होंने 51 सीटें ले ली। देखें क्यों उनके लोग इस वक्त मियां साहब के बयानिए से भाग रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लोग, पूरा पाकिस्तान, लेकिन सेंट्रल और अपर पंजाब बिलखुसूस एस्टैब्लिशमेंट से, हमारी पाक फौज से मोहब्बत करता है। जिस तरीके से मियां साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया। अब ये वो सर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन 51 सीट्स वो निकाल गए। अब आप इसका जवाब नहीं देना चाहते अली भाई? ये वो टाइम है जब आप घुमाना शुरू कर देते हैं। उनको तो इस वक्त आपने घुमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप 28 सीट्स बुज़दार साहब के साथ ले सके, वो इस बयानिए के साथ भी 51 ले गए। ये जरूर सोचें, आप अपना नैरेटिव जरूर आप अपनी बात करें, लेकिन मेरी भी बात सुन लें। ये दोनों जमातों को मैं कोई एडवाइस करने वाला नहीं होता, लेकिन अगर मैं इनकी जगह हूं, मैं जरूर सोचूंगा कि एक जमात जो 4 बार पूरे मुल्क में हुकूमत कर गई, आज उसकी ना पख्तूनख्वा में कोई खास प्रेजेंस है, ना पंजाब है, ना बलोचिस्तान में, और सिंध में भी कराची से वो आउट है। दूसरी तरफ 3 बार की जो हुकूमत बनाने वाली मुस्लिम लीग नून है, आप आज देखें पख्तूनख्वा में और कराची में, सिंध में इनकी क्या पोजीशन है, क्यों ये इलाकों तक महदूद हो रहे हैं? उसकी वजह ये है कि कभी उन्होंने अपनी जमातों को इंक्लूसिव नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन सबको करनी चाहिए, जैसे आपको भी बुज़दार साहब पे इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान साहब की तरफ चलती हूँ। रान साहब, जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हैं उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो उनसे मुतमईन है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो हुए हैं। क्या ये आप अब समझते हैं कि ये जो है ये एज अ बेंचमार्क यूज़ हो सकता है फ्यूचर इलेक्शंस के लिए? और ये जो अब जो सिस्टम चल रहा है, आप समझते हैं कि अगली दफ़ा भी जो आने वाले इलेक्शंस हैं या जो आगे लोकल बॉडीज़ आएंगे उसमें आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा? क्या शिकायत दूर हो गई आपकी? ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये जो इलेक्शन है मोर और लेस बिल्कुल फेयर एंड फ्री थे, या इंटरफेरेंस नहीं थी। कोई इंडिविजुअल लुका दुक्का जो अपने लेवल पे होती है, वो लोगों ने जो कोशिश की, जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं। लेकिन इनको बेंचमार्क बनाना और ये कहना कि इनका कोई लेवल प्ले फील्ड जो है वो मिलेगा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हमें सियासत कर लेनी चाहिए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिस तरह ये एक इलेक्शन हुए, क्योंकि शफाफ इलेक्शन इस वक्त मुल्क की इतनी ज़रूरत है और सिस्टम की इतनी ज़रूरत है कि शायद अगला इलेक्शन अगर रिग्ड इलेक्शन हुआ या मैनिपुलेटेड हुआ और मैनेज्ड हुआ, तो शायद उसको कोई सिस्टम या फिर कोई ऑब्जर्व ना कर सके ये चीज़ें, और उसके लिए मुश्किलात में मुल्क पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए क्रिटिकल मौका है कि हम उस पर काम करें और इंदा फेयर और फ्री इलेक्शन की तरफ बढ़ें, ताकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो इलेक्शनों के रिजल्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके साथ जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरत है कि इंदा इलेक्शन जो है वो एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, और जो पार्टी जीते, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, तो वो या जो भी मुंतखब मिले हैं वो अपने मिल के कौन बनाए। लेकिन इस तरह नहीं है कि एक चीज़ मुसल्लत कर दी जाए और फिर उनको पूरी ताकत के साथ उनको चलाया भी जाए, और फिर यही हाल हो जो इस वक्त मुल्क का हाल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है। अगर इसी तरह ही रहा तो अच्छी बात है, ये बड़ी खुशहाल बात है। ठीक, तैमूर साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब ये जिस तरह अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही है, आपकी जमात भी बज़ाहिरन तो इससे जो है वो मुतमईन नज़र आती है। क्या आप समझते हैं कि जो मुस्तकबिल का पेश खैमा, इसको अगर कंसिडर किया जाए तो शायद इसको कंसिडर किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस के हवाले से ये एक जो रवायत है ये चलेगी? अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाज़त दें। जी ज़रूर। मेरे भाई ने बात की थी अली मोहम्मद खान की, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, क्योंकि ये वाहिद मेरे ख्याल से कोई 1-2 ही लोग हैं पूरी PTI में जो बात करते हैं और उनके पास वो सलीका है सुनने का और बोलने का
अनलाइक द अदर्स जो उनकी लैंग्वेज है बड़ी डिफरेंट है, तो मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ। खैर एनीवेज, मेरे भाई ने बात की कि पीपल्स पार्टी कराची में और सिंध में अपना जो है ग्राउंड छोड़ रही है। तो मैं जरा रिपीट करता जाऊं कि हमने ताजी भी 2 बाई इलेक्शंस कराची में जीती हैं, और उनमें से एक जो बाई इलेक्शन थी उसमें इनके फैसल वाडा साहब जो है वो जीत कर आए थे और PMLN दूसरे नंबर पर रही थी। अब वही सीट कराची से हम जीत कर आए हैं और नंबर 2 पे PMLN है और ये चौथे नंबर पे चले गए हैं। तो हमारा ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड रहेगा, शहरों में है। हमने कभी कराची सिटी में इतनी सीट्स नहीं रखी हिस्ट्री में जितनी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और अब हमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनके अपने 2 MPs हैं, एक आपके मोहतरम शहरियार शहर साहब और दूसरे आपके मोहतरम अबड़ो साहब। वो दोनों PTI के सिटिंग MPs PTI छोड़ के और पीपल्स पार्टी में बाकायदगी से शमूलियत कर चुके हैं। तो देयर इज नोबडी लेफ्ट विद देम, हार्डली एनी सीट्स लेफ्ट विद PTI। तो PTI हैज नो फ्यूचर इन सिंध। ये फोकस करें कि पंजाब में कोई 2-4 सीटें इनको मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात आपने की फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की, तो हमारा डिमांड भी यही है। मेरे ख्याल से जितनी भी आपकी ऑपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो नून लीग हो, या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम चाहते यही हैं कि हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिले। क्योंकि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिलता है तो हमें पता है कि जो PTI है वो एक डूबती हुई कश्ती है जिसका सर्वाइवल अगले इलेक्शन में नहीं है। और मैं ये भी याद दिलाता चलूं कि आज जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं तो 14 बाई इलेक्शंस में सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट PTI की जो है वो 14 में से 12 सीटें हार चुकी है। सो द अवाम आपको बता रही है कि अवाम आपकी गलत पॉलिसीज और आपकी करप्शन की वजह से आपसे कितनी सख्त नाराज है। दिस इज देयर वे ऑफ टेलिंग इट ऑन द फेस कि भाई गो अवे, वी डू नॉट वांट यू अगेन। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, हमें ये गारंटी होगी, तो हम बिल्कुल हर चीज पे बात करने को तैयार हैं। अच्छा अली साहब, ये जो बात अभी तैमूर साहब ने की, जो अवामी रद्द अमल की है, ये बेशक चीज़ें जो टॉक शोज़ में आके की जाएं, जो भी जिस तरह भी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं vis-a-vis जो डिलीवरी है आपकी, उस पर अगर देखा जाए तो आपकी महंगाई जो है इस वक्त आसमान को छू रही है, इनकम बढ़ी नहीं है, इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त आसमान पे जा रही है, और जो डॉक्यूमेंटेड है उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त है, ये हम सब जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे, अदरवाइज़ अगला इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? देखिए, किसी हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो महंगाई का इशू है वो एक जेन्युइन इशू है, और चूँकि हम हल्के के सियासतदान हैं, मैं इस वक्त अपने हल्के में ही हूँ, और आज भी हमारा जो फीडबैक मुझे मिला है वो यही है कि अवाम की राय है कि बाकी हर चीज़ पे वो खान साहब से मुतमईन है, महंगाई को कंट्रोल करें और इस पर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी एक चीज़ है वो ये है कि अवाम जब मुस्तकबिल का फैसला करेगी, महंगाई का इशू है, पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह कंट्रोल हो भी जाएगा। लेकिन इस वक्त आप मुकाबले में तो देखें, मुस्लिम लीग नून जो है, वो शरीफ जो है, हाउस ऑफ शरीफ इज ऑन फायर। आपस में उनकी इस वक्त रोज यानी कि इतना बढ़ गया है कि अब मीडिया पे एक दूसरे को शो कॉज देने तक बातें चल पड़ी हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तैमूर साहब मेरे भाई हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज उनकी प्रेजेंस न पंजाब में है, न पख्तूनख्वा में है। सिंध में, इंटीरियर सिंध में सीटें लेके आप वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बना सकते। हमारा तो टारगेट है इंशाल्लाह अगली बार सिंध के वज़ीर-ए-आला हाउस में इमरान खान साहब का जो है एक सिपाही वहाँ पे जो है वो बैठाना। जहाँ तक उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है, जरदारी साहब वो अपनी सदारत में अपना वो दिखा चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी अली साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, तैमूर साहब आपका, और राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।